तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये आपके जो है कि NCERT बुक्स से जहाँ से प्रश्न बनाया गया है उस चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है, ताकि जो है कि एक स्टेप आगे की जानकारी और जो है कि एक स्टेप पीछे की जानकारी आपको मिल सके। जैसे ये आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है कि जहाँ से बनाया गया है डायरेक्टली NCERT बुक्स से जो है कि आपको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आपका पहला प्रश्न क्या है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, जो है कि ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क्या फ्रेंड्स मूलरोम के द्वारा, या रंध्र के द्वारा, या पर्ण शिराएं के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स पादप में जो है कि ये आपका रंध्र के द्वारा जो है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी आपका राइट आंसर है। क्या है, रंध्र है, ठीक है। रंध्र जो है कि पादप का वह भाग है जो प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये प्रश्न देखिए आपके क्लास 6 के NCERT साइंस से बनाया गया है। देखिए प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। देखिए पतिया पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। देखिए पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। और यहाँ पे देखिएगा अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचने चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। और देखिए पत्ती की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को जो है कि रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो जो है कि गैसों का आदान प्रदान जो है कि इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो जो है कि यही से आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी था, रंध्र, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा जो है कि ये आपका जो है कि अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है यहाँ से दूसरा प्रश्न, वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है। यानी कि ये प्रश्न आपका जो है कि TRE के एग्जाम में पूछा गया था। वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है। क्या आमाशय में होता है, या बृहदांत्र में होता है, या क्षुद्रांत्र में होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न आप जो है कि MCQs में देखेंगे, ये प्रश्न जो है कि इधर उधर से नहीं है, बिल्कुल NCERT की लाइन बाय लाइन जो है कि प्रश्न उठाया गया है। और जो है कि ये जो है कि खुद जो है कि टाइप करके MCQs बनाया गया है, ठीक है। देखिए वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है, तो वसा का जो है कि पूर्ण रूप से पाचन ये क्षुद्रांत्र में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए क्षुद्रांत्र है। और सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। और यहाँ पे आपका जो है कि यहाँ से आपको जो है कि देखने का प्रयास करिए। देखिए यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। और देखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। और देखिए पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही प्रश्न आपका जो है कि बना था। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुँचता है, जहाँ आंत्र रस जो है कि पाचन क्रिया को पूर्ण
कर देता है। तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? तो क्षुद्रांत्र में होता है। यहीं से आपका प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल आपके 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। ताकि फ्रेंड्स और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो देखिए जल का जो है कि अवशोषण ये मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जल का अवशोषण फ्रेंड्स ये जो है कि आपका बृहदांत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए बृहदांत्र, देखिए क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। तो क्षुद्रांत में जो है कि हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती है और बृहदांत्र क्या है? तो देखिए बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। और जो है कि बृहदांत्र कितना मीटर लंबा होता है? तो ये जो है कि 7.5, ठीक है। और ये क्षुद्रांत, तो ये जो क्षुद्रांत कितना होता है? तो 7.5 होता है। और ये बृहदांत्र कितना होता है? तो 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। तो यही प्रश्न बन रहा था कि जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो ये होता है बृहदांत्र के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बचा हुआ अपचय पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। और यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? क्या बलुई मृदा में, या दुमिटी मृदा में, या मृडमय मृदा में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है कि 4 का राइट आंसर क्या है? तो 4 का फ्रेंड्स राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्योंकि आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है कि दुमटी मृदा और मृडमय मृदा इन दोनों की जो है कि जल धारण जो है कि क्षमता सबसे अधिक होती है। और जो है कि इसमें बलुई मिट्टी की भी जल धारण क्षमता सबसे अधिक नहीं होती है, क्योंकि बलुई मिट्टी में आप देखे होंगे जो है कि पानी बहुत ही जल्द गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं है और आपका बी और सी राइट आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखने का प्रयास करिएगा तो आपके साइंस के क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये आपका जो है कि दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मृदा और फसलें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मृडमय और दुमिटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। तो यहीं से ये एग्जैक्ट प्रश्न आपका बनाया गया था और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न बन रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से अगला प्रश्न क्या है? तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, यानी कि तिलचट्टे के शरीर में जो है कि वायु जो है कि कहाँ से प्रवेश करती है, या तिलचट्टा किसके कहाँ से सांस लेता है, ये जो है कि पूछा जा रहा है। तो देखिए तिलचट्टे के शरीर में क्या फेफड़े के द्वारा वायु प्रवेश करती है, या त्वचा के द्वारा, या श्वास रंध्रों के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके जो है कि श्वास रंध्रों के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिलचट्टे के जो है कि शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है कि वो सांस लेता है या वायु प्रवेश करती है। अब इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए कॉकरोच देखिए कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में, देखिए कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच में जो है कि श्वास रंध्रों के द्वारा वायु प्रवेश होती है। यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था। और यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को जब पढ़ाया था तो उसमें फ्रेंड्स आपको बताया था कि पादपों में जल का परिवहन ये जो है कि जाइलम के द्वारा
होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी से बनाया गया है। ठीक है, तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा आपकी बुक्स में, तो देखिए जल और खनिजों का परिवहन, देखिए मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से उपस्थित होते हैं। और यहाँ से देखिएगा, देखिए पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। देखिए वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती है। देखिए ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। और यहाँ से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जाइलम कहते हैं। तो यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। ठीक है, और देखिए भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगला प्रश्न, पादपों में परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। यानी कि पेड़ पौधों में जो है कि परिपक्व होने पर अंडाशय जो होता है ये किस में बदल जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही ये चर्चित प्रश्न है आपका एनसीईआरटी का। तो देखिए पादपों में परिपक्व होने पर अंडाशय जो है कि फल के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फल और बीज का विकास, देखिए निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। देखिए परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ब्रायोफिलम अपने किस भाग द्वारा जनन करता है। यानी कि ये जो ब्रायोफिलम होता है ये अपने किस भाग द्वारा जनन करता है। तो देखिए ये पादपों से संबंधित है। और ब्रायोफिलम जो होता है ये अपने जो है कि ये अपने पत्ती द्वारा जनन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल या नए पादप को जन्म देती है। ठीक है, तो ये ब्रायोफिलम है और ये जो है कि पत्ती के द्वारा क्या करता है, ये जनन करता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। देखिए कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए शकरकंद हो गया और डहेलिया हो गया। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है जिसे हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। विटामिन्स और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार या रोग। अब बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है क्षीणता या दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी और आपका जो है कि दांत जो है कि झड़ने लगते हैं। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है। और जो है कि लौह की कमी से क्या होता है, अरक्तता या कमजोरी होती है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो देखिए निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। देखिए फ्रेंड्स प्रतिजैविक हिंदी है, इसको अगर इंग्लिश में जानने का प्रयास करेंगे तो एंटीबायोटिक बोला जाता है। आपने सुना होगा जो है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जो है कि एंटीबायोटिक कोई दे देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब फ्रेंड्स आपका जो है कि हर तरह से काम जो है कि काम करता है। और यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है,
तो यहाँ पे क्या सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिजैविक है, या ईस्ट या स्ट्रेप्टोमाइसिन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये आपका जो है कि एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिजैविक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से देखिए सबसे पहले लुई पास्चर जो है कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में की थी। ये आपका क्लास जो है कि 8th की NCERT साइंस है। ठीक है, और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा। देखिए सूक्ष्म जीवों औषधि उपयोग, तो देखिए यहाँ से जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। देखिए इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, इसीलिए जो है कि इसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। देखिए अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार की औषधि को क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। देखिए ये आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन हो गया, और यहाँ से एरिथ्रोमाइसिन हो गया। सामान्य रूप से क्या है उपयोग की जाने वाली ये एंटीबायोटिक या जैविक ये दवाएं हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ये एरिथ्रोमाइसिन, तो ये आप तीनों याद रखिएगा, ये एंटीबायोटिक दवाएं हैं। और यहाँ से निम्नलिखित में से किस नेप्थिलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस से, यहाँ से जो है कि मिस्टेक हो गया है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे नेप्थिलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं? क्या कोक से, या कोलतार से, या पेट्रोलियम से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेप्थिलीन की गोलियां होती हैं ये आपका किससे प्राप्त होती हैं? तो ये आपका जो है कि कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से आपके TRE 2.0 PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए कोक, सबसे पहले यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। और देखिए कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। और प्रश्न TRE 2.0 में पूछा गया था कि धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। और यहाँ से देखिए कोलतार, देखिए यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा मिश्रण होता है लगभग 200 पदार्थों का। और देखिए कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ से प्रश्न आपका मैं बनाया था, रोचक तथ्य यह है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थिलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है, और देखिए आजकल की पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग होता है। तो ये बिटुमेन आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए आगे प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? यानी कि आपको अभी नीचे पता चलेगा कि गैस जो है कि ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब फ्रेंड्स यही होता है जो है कि बेसिक तौर पे कि जो है कि पर्यावरण का ताप जो है कि बढ़ता है, जिससे गर्मी और उमस बढ़ती है, और जो है कि इससे पर्यावरण को जो है कि हानि होती है। इससे जो है कि अनेकों जो है कि रोग होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? क्या ऑक्सीजन गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, या नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है।
जब जो है कि फ्रेंड्स आपके पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। और यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाएगी तो ये संभवतः जो है कि विश्व उष्णन या इसको ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। देखिए, अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ने लगता है और तटीय क्षेत्र जो है कि बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। तो ये जो है कि बहुत ही खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना। इसीलिए फ्रेंड्स आपको जो है कि बहुत से पेड़ पौधे लगाने की जो है कि सुझाव दिया जाता है और इस पे सरकार भी काम कर रही है। ठीक है, और आपको भी जो है कि पेड़ लगाना चाहिए, आप अपने लिए और फ्रेंड्स आपके जो है कि पर्यावरण के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है फ्रेंड्स कि एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो ट्रेडपोल का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये मेढक के जन्म से लेकर जो है कि बढ़ने की प्रक्रिया तक का एक क्रम है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो यह फ्रेंड्स आपका जो है कि क्या निषेचन के द्वारा या कायांतरण के द्वारा या मुलूकन के द्वारा या जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कायांतरण के द्वारा विकसित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स तो देखिए, ये आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस में क्या दिया गया है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अब देखिए, ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके होंगे। देखिए, ट्रेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। देखिए, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। और यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स 100% आपका बनेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। और देखिए, मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका जो है कि नियमन करता है। और देखिए, थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके 6 to 8 में प्रश्न बना था, तो यहीं से मैं एक और प्रश्न आपका बना दिया हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 7 होता है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरीन का जो है कि Cl होता है और यहाँ से इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो है कि 2 होता है, 8 होता है और 7 होता है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, ये आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से जो है कि ये मैं प्रश्न को बनाया हूँ। और यहाँ से देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। तो यहाँ से ये किसी का भी पूछ सकता है, ये आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, ये सबसे पहले इसमें मूल जितने भी हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 2 और 5 होता है। और ये देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। ये आपका जो है कि PYQs यहाँ से प्रीवियस ईयर में टीआरई के एग्जाम में 6 to 8 में प्रश्न पूछा था। ठीक है, और यहाँ से मैं किसका बनाया हूँ, तो यहाँ से मैं फ्रेंड्स आपका क्लोरीन का बनाया हूँ। देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें सभी महत्वपूर्ण है, किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो है कि फ्रेंड्स बेसिक प्रश्न है। ठीक है,
लेकिन इसमें जो है कि कन्फ्यूजन रहता है, अचानक से एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें अगर आप याद नहीं है तो आप जो है कि इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो सोचा कि इसमें इसको डाल दिया जाए, रिवीजन हो जाए आपका। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता फ्रेंड्स आपकी धनात्मक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए लेंस की क्षमता, सबसे पहले फ्रेंड्स इसको मैं जूम करता हूँ और देखिए लेंस की क्षमता। देखिए किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। देखिए उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। देखिए इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, और यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। देखिए इसे पी से जो है कि दर्शाया जाता है, और देखिए लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और यहाँ से जो है कि ये देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको जो है कि फोकस दूरी दे दिया जाए तो यहाँ से आप जो है कि यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये जो है कि आप P निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए यदि F को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंथ की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर अथवा एक जो है कि यहाँ से कितना होता है, एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1 जो है कि 1 पे -1 होता है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता आपकी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है कि ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें जो फिजिक्स के सवाल जब आते हैं तो अगर आपका जो है कि आंसर, अगर आपका जो है कि क्या है आंसर, आपका जो है कि धन प्लस में आए तो वो उत्तल लेंस होगा, और जो है कि माइनस में आए तो वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। और यहाँ से पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि बताना है कि किस में जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्या फ्रेंड्स पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या टमाटर में, या आंवला में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो है कि पालक में और टमाटर में दोनों में फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग इधर उधर के प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो चीज़ें आपकी जो है कि 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी साइंस में जो चीज़ें दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अम्ल का नाम है एक तरफ, और एक तरफ जो है कि इसमें क्या पाया जाता है ये जो है कि यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे पालक में पाया जाता है, और जो है कि टमाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए एसिटिक अम्ल में जो है कि किस में पाया जाता है, तो ये जो है कि सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल तो चींटी के डंक में जो है कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल जो है कि किस में पाया जाता है, तो नींबू के जो है कि या फल में, संतरा में, नींबू में इसमें पाया जाता है। और एस्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये आंवला हो गया, और जो है कि सिट्रस फल हो गए, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल जो है कि किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। और ये आपका जो है कि टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। टीआरई 1 आपने दिया होगा, तो ये टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस में था। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, ये क्षारक हैं, ये चूने के पानी में पाया जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है, ठीक है।
और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्लास 10th की NCERT साइंस में क्या दिया गया है। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो है कि आपका TRE 3.0 PRT में प्रश्न पूछा था। और देखिए मैं यहाँ पे TRE 1 लिखा हूँ, तो ये इमली टार्टरिक अम्ल, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और ये देखिए क्लास 10th की NCERT साइंस में दिया गया है, टमाटर में जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है कि कोई भी हो, आपको जो है कि देखिए 10 बुक्स पढ़ने से बढ़िया है फ्रेंड्स कि आप जो है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। ठीक है, तो आप जो है कि टारगेट क्या किए हुए हैं, 6 से लेकर 10 तक की NCERT साइंस को आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड, आपको जो है कि ये प्रैक्टिस सेट 15 प्रश्नों वाली, ये आपको जो है कि लगातार मिलती रहेगी। मैं इसको अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट किए थे और आज हम लोग जो है कि दूसरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, जैसे जियोग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे हम लोग जो है कि क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक की NCERT साइंस के चैप्टर वाइज MCQs और थ्योरी को हम लोग जो है कि करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि अम्ल के ये गुण हैं। अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक क्या करते हैं, तो क्षारक जो है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा मिलाकर उपचारित किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब मृदा या तो जैसे मिट्टी का जो है कि परीक्षण होता है, तो सबसे पहले उसमें जो है कि मिट्टी की जांच होती है। यह पता किया जाता है कि मिट्टी आपकी अम्लीय हो गई है या क्षारीय हो गई है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब मृदा, आपके खेत की मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, तो उसे आप कैसे ठीक करोगे, या यानी कि इसका उपचार आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब मृदा अम्लीय हो जाएगी तो उसमें फ्रेंड्स हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दोनों मिट्टी में मिलाकर जो है कि हम जो है कि उस मिट्टी को यानी कि ठीक करेंगे, उपचारित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए जैव पदार्थ भी सही हो सकता है, लेकिन जैव पदार्थ तो आप जो है कि अम्लीय और क्षारीय दोनों में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन विशेष तौर पे यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा था कि जब मृदा आपके खेत की अम्लीय हो जाती है तो उसे आप कैसे ठीक करोगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप अपने खेत की मिट्टी में मिलाओगे तो आपका जो है कि क्या हो जाएगा, मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है और जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है। तो यहाँ से जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए मृदा उपचार, ये क्लास 7th की NCERT साइंस में दिया गया है। देखिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। देखिए यहीं से प्रश्न आपका बनाया गया था, यहाँ से आप जो है कि ध्यान से देखिएगा। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए था। और बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो जब मृदा अम्लीय हो जाएगी तो इसको आप बिना बुझा चूना और बुझा चूना से क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
एक विपरीत प्रश्न बन सकता है कि यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं तो उसकी क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ लौह स्तंभ स्थित है। अब बात करेंगे कि सर ये जीके का प्रश्न कहाँ से आया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लौह स्तंभ का आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। यहाँ पे आपको नीचे समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये टीआरई 3 में फ्रेंड्स पूछा भी गया है। ठीक है, ये आपका टीआरई 3.0 पीआरटी में जो री एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये जो है कि आपका पूछा गया था। तो लौह स्तंभ फ्रेंड्स आपका जो है कि कहाँ पर स्थित है। तो लौह स्तंभ आपका जो है कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए ये आपके क्लास 7th के एनसीईआरटी और साइंस में जब आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये देखिए साइंस है और यहाँ से जो है कि देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए यहाँ पे दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार कितना है, 6000 केजी है से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है कि जंग इसमें इस चैप्टर में आपका जो है कि जंग से संबंधित था, जिसे आप लोग मोर्चा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये लौह स्तंभ का इसमें जिक्र किया गया है क्योंकि ये लोहे का बना है। ठीक है, और 6000 केजी का बना है और इसे 1600 वर्ष हो गए लेकिन इस पे आज भी एक भी जंग नहीं लगी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जिक्र किया गया था। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ से मोर्चा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दिल्ली स्थित लौह। तो अब यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो ये भी प्रश्न आपका टीआरई 3 में री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से अम्ल वर्षा के बारे में आपके जो है कि क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या अम्ल वर्षा शब्द से आप परिचित हैं। तो अम्ल वर्षा आप जानते हैं होती क्या है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं। ठीक है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाती है और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और अम्लीय वर्षा क्या करती है, भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों एवं जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आपने यही ऊपर आपने पढ़ा था कि क्लास 7th में जो है कि जंग के बारे में था। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है ये आपको जो है कि बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स लोहे में जंग लगना जो है कि ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा पदार्थ के आकार, आमाप यानी कि साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और देखिए यहाँ से नीचे क्या है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं ये रासायनिक परिवर्तन
कहलाते हैं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको देखिए नीचे सबसे पहले लोहे में जंग लगना, ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये रासायनिक जो है कि परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए होता क्या है। देखिए ये आपका जो है कि Fe यानी कि लोहा है, और जब लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में जब आता है, तब यहाँ पे नया पदार्थ क्या बनता है, जंग बनता है, जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3। ठीक है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आप जो है कि देखे होंगे, जो वस्तुएं जैसे लोहे की वस्तुओं को मोर्चा से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल की जो रिंग हो गई, उसमें आप क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, और जो जो नट बोल्ट होते हैं, जब आप उसको कसते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं, ताकि इसमें मोर्चा ना लगे और बाद में ज़रूरत पड़ने पे वो क्या हो जाए, आसानी से खुल जाए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि वो कौन सा पौधा है जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। ठीक है, तो देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि घटपड़ी का पौधा होता है, ये क्या करता है, तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले ये पादप का नाम है घटपड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये पौधा है जो पकड़ता है, तो ये कीटों को कैसे पकड़ता है, यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये पकड़ता नहीं है। ठीक है, ये इसके ऐसे आकार होते हैं, और इसमें जो है कि कीट जब आते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और इसमें ये क्या होते हैं, तो फंस जाते हैं कीट पौधे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कीट घड़े में प्रवेश करता है, यानी कि यहाँ से ऊपर से आप जब देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, देखिए पत्ते का शीर्ष भाग घोड़े के ढक्कन जो है कि बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई, यहाँ से देखिए, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसमें रोमों के बीच जो है कि फंस जाता है, और घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन हो जाता है। और देखिए कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को हम लोग कीटभक्षी पादप बोलते हैं। और ये जो है कि आपका घटपड़ी का पौधा ऊपर आपको दिखाई दिया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमरबेल उदाहरण है किसी का, यानी कि जो है कि ये अमरबेल जो होता है, ये अमरबेल पौधा, ये किसका उदाहरण है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अमरबेल का पौधा, चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। ये आपने देखा होगा जो है कि देखिए परपोषी पादप पर अमरबेल, यानी कि ये देखिए ये पीला पीला, ये जो पेड़ के ऊपर जो है कि ये आपको दिख रहा है, जो टहनियों में फंसा हुआ है पेड़ में आपके, ये पीला पीला ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, तो ये क्या है, यही आपका जो है कि अमरबेल का पौधा है, जो परजीवी का उदाहरण है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, देखिए वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। देखिए क्या आपको एक वृक्ष के तने पर एक शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, ये अमरबेल का पादप है। ठीक है, और देखिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, या आप जानते हैं कि अन्य पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये अमरबेल के जो कि पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि ये पीले पीले जिस पेड़ पे वो चढ़े होते हैं, वो उन्हीं से क्या करते हैं, जो है कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप परपोषी, यानी कि वो जिस पेड़ पे वो चढ़ा है अमरबेल, वो जिस पेड़ पे चढ़ा है वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये अमरबेल का पौधा क्या होता है, ये परजीवी होता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये अमरबेल का पौधा परजीवी होता है, और इसमें जो है कि क्लोरोफिल भी उपस्थित नहीं होता है। और ये जिस पौधे पे चढ़ता है वो क्या है, तो वो हैं आपके जो है कि परपोषी कहलाते हैं, और उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, यानी कि शैवाल एवं कवक का रिश्ता ये लाइकेंस में
क्या कहलाता है, ये जो है कि आपको बताना है। तो सहजीवी, दोनों का सहजीवी संबंध है। सहजीवी का मतलब फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा क्या होता है, कवक होता है। अब ये दोनों करते क्या हैं, तो देखिए शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। और देखिए कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास प्रदान करता है और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो ये एक दूसरे पे आधारित हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का जो है कि गलनांक 290 केल्विन होता है, के होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए क्लास 10th की NCERT साइंस में जब आप जाएंगे तो दिया गया है एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, ठीक है। देखिए एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसको, तो एथेनॉइक को, ठीक है, यानी कि सिरका को। और यहाँ से देखिएगा एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ से, इसलिए यहाँ से देखिएगा अचार में परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो 290 के होता है। यहाँ पे यही प्रश्न बनाया गया था। और देखिए इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है, ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कौन सी घटना होती है, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो ये भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटना होती है। और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये भी होता है। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तो ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, उपर्युक्त में से डी आपका जो है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं, देखिए ये आपके क्लास 10th की NCERT साइंस में दिया गया है। देखिए अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये तीनों घटनाएं होती हैं फ्रेंड्स जो आपके ऑप्शंस में मिले थे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो है कि एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस जो है कि उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष, देखिए इसकी परिभाषा को आपको याद करने के लिए, जब आपसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष इसका नाम है, लेकिन उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ तौर पे दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कि हम लोग ये इसको जो है कि अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग करेंगे उस व्यक्ति के चश्मे में जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। देखिए ऊपर में बताया था कि निकट दृष्टि दोष ये नाम ही है
लेकिन उस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए होता क्या है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ तौर से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट तौर पे नहीं देख पाता है। ठीक है, और यहाँ से और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 13 से बनाया गया है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर फ्रेंड्स ये स्वपोषी मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और स्वपोषी के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा आहार श्रृंखला एवं जाल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, और देखिए आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था ऊपर, कि यहाँ से आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर पर जो है कि स्वपोषी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा परितंत्र का संघटक है, ये जो है कि आपको बताना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है, तो सूक्ष्म जीव भी है, जंतु भी है और पेड़ पौधे भी हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से ये आपके बुक्स में दिया गया है। देखिए ये क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है हमारा पर्यावरण, और इसमें जैसे ही चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है इसमें दिया गया है, और ये टीआरई 1 में प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, देखिए सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, तो ये परितंत्र के संगठक हैं कौन कौन, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव और मानव भी उसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ यानी कि मनुष्य सबसे ऊपर है। और देखिए हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैव आवर्धन बोलते हैं, और यहीं से ये प्रश्न आपका बनाया गया था, और ये आपका टीआरई 1 में, ये टीआरई 1 पीआईटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा पहला प्रश्न हमारा क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, यानी कि जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है वो जो है कि किस नियम पर आधारित है, क्या न्यूटन के गति का पहला नियम पर, या न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, या ऊष्मा गतिकीय के नियम पर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है जहाँ पर साइंस पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए गति का तृतीय नियम, तो देखिए यहाँ से जो है कि आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी
पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा दूसरा प्रश्न को, तो देखिए जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार ऐसा होता है? ठीक है, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार जो है कि आपके रेलवे ग्रुप टी एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो देखिए जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव के पीछे की ओर जाती है, यानी कि जब व्यक्ति कोई नाव पर से कूदता है तो नाव जो है कि किनारे से दूर हट जाती है, यानी कि पीछे चली जाती है। यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है? ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। ठीक है, और बंदूक से जब गोली चलती है तो वो भी जो है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था ये भी तीसरे नियम से आधारित है। और यहाँ पर देखिएगा एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को जो है कि पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है कि बंदूक से निकली गोली, और देखिए ये जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे नाव है और जो है कि इस पे नाविक जो कूद रहा है तो यहाँ से जो है कि नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, यानी कि बल की परिभाषा जो है कि न्यूटन का कौन सा नियम बताता है, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम जो होता है फ्रेंड्स, इससे जो है कि हम लोग बल की परिभाषा को व्याख्यायित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए गति का दूसरा नियम निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स गति का जो दूसरा नियम होता है ये जो है कि आपके संवेग से संबंधित होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा बादलों का रंग सफ़ेद डाट के कारण होता है, यानी कि देखे होंगे आपके मन में जो है कि प्रश्न उठ रहा होगा कि बादलों का रंग जो है कि सफ़ेद क्यों दिखता है? ठीक है, किस कारण दिखता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स बादलों का रंग सफ़ेद जो है कि हम लोगों को प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये डायरेक्टली जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक्स से उठाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पानी में डूबा हुआ चम्मच टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? यानी कि आप जो है कि आपने पहले जो है कि आपने देखा होगा कि कोई जो है कि सिक्का आपका जो है कि पानी में डूब गया तो सिक्का जो है कि ऊपर से देखने पर ये जो है कि सिक्का जब पानी में रहता है तो ये जो है कि हमें टेढ़ा प्रतीत होता है। पेंसिल डाल देंगे, पेन डाल देंगे, चम्मच डाल देंगे तो वो जो हमें कि बाहर से टेढ़ा दिखाई प्रतीत होता है। तो ये किस कारण होता है? क्या अपवर्तन के कारण होता है, या प्रकीर्णन के कारण होता है, या प्रतिबिंबन के कारण होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स पानी में डूबा हुआ चम्मच टेढ़ा प्रतीत होता है या टेढ़ा दिखता है, ये जो है कि आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? यानी कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? क्या लंबाई पर, या पदार्थ के दाब पर, या पदार्थ के तापमान पर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ये जो है कि पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ये डायरेक्टली आपके
NCERT बुक्स में दिया गया है कि अपच का जो है कि उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड। देखिए ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड का उपयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अपच, यानी कि आप सुने होंगे अपच हो जाता है तो उसके उपचार के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये देखिए, ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। देखिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच, देखिए यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर के अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, देखिए यहाँ पे एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा, मधुमक्खी की चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मधुमक्खी या चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल ये दोनों पाया जाता है, और दोनों जो है कि एक ही का नाम है फ्रेंड्स। इसी जो है कि फार्मिक अम्ल को भी हम, फार्मिक अम्ल जो होता है इसको हम लोग मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स फार्मिक अम्ल भी और मेथनोइक अम्ल ये दोनों जो है कि मधुमक्खी या चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं और देखिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसे कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। देखिए डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। देखिए नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो ठीक है, तो चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यानी कि ईस्ट का उपयोग जो है कि किसके उत्पादन में होता है? क्या चीनी के उत्पादन में, या एल्कोहल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ईस्ट होता है इसका उपयोग जो है कि एल्कोहल बनाने के, एल्कोहल के उत्पादन में जो है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस अगर प्रैक्टिस सेट से अगर आप जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है कि साइंस में साइंस का आपका जो है कि क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT ज्योग्राफी का बाकायदा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, देखिए बड़े स्तर पर एल्कोहल शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो यही प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है? तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च ऊर्जा स्तर फ्रेंड्स आपके पराबैंगनी विकिरणों के पास होता है। क्या? उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपके जो है कि क्लास 10 की NCERT साइंस में दिया गया है। देखिए वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। ठीक है, देखिए उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर वाले कौन होते हैं? तो पराबैंगनी विकिरण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि TRE 1 में प्रश्न पूछा भी गया था। अब देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक डाडट की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण में प्लास्टिक मृतोपजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये परजीवी और जो है कि पर्यावरण में प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक जो होता है ये मृतोपजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और यहाँ से इसको अगर देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए यहाँ से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृतोपजीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जीवाणु अथवा मृतोपजीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक से अधिक शायद होना चाहिए। हाँ, देखिए जीवाणु एवं मृतोपजीवी, तो इसका जो है कि एक से अधिक जो है कि राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगले प्रश्न को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें कौन सा पाया जाता है? क्या दिशा पाई जाती है या परिणाम पाया जाता है या परिणाम एवं दिशा दोनों पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम तथा दिशा दोनों पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपने पहले परिभाषा सुने होंगे या पढ़े होंगे कि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिससे अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उत्तर के क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जिसमें केवल परिणाम पाया जाता है वो अदिश राशियां होती हैं और परिणाम तथा दिशा दोनों पाई जाती है तो वो सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है कि आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन से संबंधित है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन से संबंधित है? क्या जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन या ऑक्सिन या निम्नलिखित में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स कोशिका के विभाजन से संबंधित है आपका जो है कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जब वृद्धि पादप प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको जो है कि पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी आपका एक पादप हार्मोन है। देखिए यह प्ररोह के भाग में संश्लेषित होता है। कौन? ऑक्सिन। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। तो कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि में सहायक कौन होता है? तो वो ऑक्सिन है। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। ठीक है, प्रारोह के प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि दिया गया, देखिए पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है। ठीक है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। देखिए साइटोकाइनिन, यहीं से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके थायराइड ग्रंथि करती है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन थायराइड ग्रंथि करती है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखिए वृद्धि हार्मोन, देखिए फ्रेंड्स ये मानव हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। और देखिए थायराइड ग्रंथि, जहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। कौन? तो थायराइड ग्रंथि। और ये इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन ये जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि वृषण है। अब देखिए यहाँ से अंडाशय, अंडाशय का कार्य फ्रेंड्स क्या होता है? तो मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करना। ठीक है, और यहाँ से पहला प्रश्न हमारा जो है कि क्या है? पौधों में विभोज्य ऊतक का जो है कि क्या कार्य होता है? ठीक है,
यानी कि पौधों में जो है कि जो विभोज्य योतक होते हैं, ऊतक, उनका जो है कि कार्य क्या होता है, तो क्या सुरक्षा करना या सहायता करना या विकास करना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पौधे में विभोज्य योतक होते हैं उनका जो है कि कार्य होता है विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने जो है कि अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी ऊतक होते हैं और अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से जो है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अस्थायी ऊतक होते हैं वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि क्लास 9th के NCERT साइंस के बुक्स में दिया गया है और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए, अस्थायी ऊतक, देखिए विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। देखिए, ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से, और देखिए विभोज्य योतक की कोशिकाएं विशिष्टकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का जो है कि विकास करती हैं, ठीक है। तो इनका कार्य ही विकास करना होता है। यहाँ से आपको जो है कि जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पदार्थ हो सीधे ठोस से जो है कि गैस में अगर वो बदलता है तो वो प्रक्रिया फ्रेंड्स आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो क्लास 9th के NCERT साइंस के बुक्स में देखिए, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा इसको अगर जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यहाँ से एक और चीज़ आपको मिलेगी, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दो जानकारियाँ मिली हैं और दोनों जो है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक और चर्चित प्रश्न पूछा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि शुष्क बर्फ हम लोग किसे बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है कि ठोस बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं, यहाँ पे शुष्क बर्फ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जो है कि पता चल गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं हम लोग अगला अपना जो है कि प्रश्न। देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए, ये भी आपके जो है कि डायरेक्टली NCERT बुक्स से जो है कि उठाया गया है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि 1/4 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे कैसे 1/4 हो जाता है, तो देखिए यहाँ से देखिए क्या है, मान लीजिए कि यम क्या है, यम द्रव्यमान है, दो पिंडों ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, डी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल यफ है। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यही आपका जो है कि क्या होता है, यफ बराबर 1/d² होता है, ठीक है। तो यही जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, डी दूरी, ठीक है। तो इसी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जो है कि इसको यफ बराबर इसको अगर दोगुना करते हैं, दूरी को दोगुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे 1 बटा जो है कि
4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 1/4 हो जाता है। और ये प्रश्न जो है कि आपका फ्रेंड्स बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा जी का जो है कि एसआई मात्रक क्या क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हेनरी केवेंडिश 1731 से 1810 ने में जो है कि एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। जी का मान कितना ज्ञात किया था, तो 6.67 गुणे 10 पे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये तीनों जो है कि क्या कैसा हार्मोन है, तो ये जो है कि पादप हार्मोन यानी कि पौधों के हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स याद रखिएगा एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ से इसको देखेंगे कि जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है और ऑक्सिन का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से देखिए विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूँ, तो देखिए जब वृद्धि करता है पादप प्रकाश को संसूचित करता है, तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं, यह प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो पौधों की कोशिकाओं में की लंबाई में वृद्धि में कौन सहायक होता है, तो ऑक्सीन होता है। और देखिए पादप हार्मोन का दूसरा जिब्रेलिन है। ठीक है, तो जिब्रेलिन जो ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, तो तने की वृद्धि में सहायक कौन होता है, जिब्रेलिन। और देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को जो है कि प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको जो है कि जानकारी मिली होगी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। साइंस का जो है कि बहुत ही चर्चित प्रश्न है और ये जो है कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है कि डायरेक्ट NCERT बुक्स को ही टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो देखिए फ्रेंड्स क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु जो है कि मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरोफिल में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम होती है। और देखिए यहाँ से इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, तो ये देखिए आपके जो है कि क्लास 10th के NCERT में इंद्रधनुष का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है। और ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकता है कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इंद्रधनुष जो है कि ये वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए फ्यूज का सिद्धांत है, यानी कि जो फ्यूज का सिद्धांत होता है ये जो है कि किस आधार पे कार्य करता है, तो देखिए फ्रेंड्स फ्यूज का जो सिद्धांत होता है ये विद्युत के ऊष्मी प्रभाव पर जो है कि कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए विद्युत धारा के तापीय या ऊष्मी प्रभाव ये कही है। और देखिए व्यवहारिक अनुप्रयोग, देखिए किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा के अवश्य भावी परिणाम है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिए, देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है, विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ से बल्ब के तंतुओं में जो है कि क्या प्रयोग किया जाता है, तो बल्ब के जो है कि तंतु में जो है कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपके जो है कि दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये आपके बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। ठीक है, जब प्रिज्म पे जो है कि प्रकाश का रंग विभिन्न क्रमों में जब जो है कि गुजरता है,
तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बैंगनी रंग जो है कि सबसे ज़्यादा झुकता है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। और देखिए यहाँ से वर्डों का क्रम, देखिए वर्डों का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा जो है कि बैंगनी रंग झुकता है, फिर उसके बाद बैंगनी के बाद जामुनी, नीला, हरा, फिर उसके बाद पीला, नारंगी, फिर उसके बाद लाल। तो सबसे कम जो है कि कौन सा रंग झुकता है, तो लाल झुकता है। ठीक है, और ये जो है कि VIBGYOR ये जो है कि इनका क्रम है 60 में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जो है कि बुक्स में दिया गया है, जहाँ से हम लोग प्रश्न को अभी देखे थे, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। देखिए लाल प्रकाश जो है कि सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष तो बनता है, लेकिन इसका बनने का कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इंद्रधनुष जो है कि बनता है, तो ये जो है कि आपके पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, इसके कारण जो है कि इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये पानी की जो बूंदें होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, तो याद रखिएगा। और यहाँ से ये आपके बुक्स में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से दिया गया है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। और देखिए क्या होता है, तत्पश्चात अपवर्तित तथा विक्षेपित, तत्पश्चात इसके आंतरिक परावर्तित। ठीक है, तो आप अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है कि ये बनता है क्या, तो आपका जो है कि इंद्रधनुष। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आवृत्ति को आपको हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर की तरफ किस ऊतक द्वारा जाता है? यानी कि पौधों में पानी ऊपर की तरफ जब जाता है, देखिए मिट्टी से क्या करता है, पौधा अपने पानी को खींचता है। ठीक है, नमी जो होती है, यानी कि आप जो है कि पौधों के जड़ों में डालते हैं, तो पौधे में पानी ऊपर की तरफ किस ऊतक के द्वारा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम्स में जो है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत बार पूछा भी गया है कि संवहनी उन पौधों में पानी ऊपर की तरफ किस ऊतक द्वारा जो है कि जाता है? तो ये जो है कि आपके जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए जल का परिवहन, देखिए जाइलम ऊतकों में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएँ तथा वहिकाएँ आपस में जुड़कर जल संवहन वहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। देखिए जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, देखिए पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की एक युक्ति का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन? तो जाइलम। यहीं से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, लाइसोसोम होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइसोसोम क्या होते हैं? क्या पाचन केंद्र होते हैं, या श्वसन केंद्र होते हैं, या उत्सर्जन केंद्र होते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइसोसोम होते हैं, ये आपके जो है कि होते हैं पाचन केंद्र। लाइसोसोम जो है कि पाचन केंद्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए लाइसोसोम, देखिए फ्रेंड्स, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है कि ये पाचक केंद्र है। देखिए लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिकाओं अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोसोम में जो है कि ये पाचन केंद्र है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम किनके द्वारा बनता है? क्या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा,
या गाल्जी काय के द्वारा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो लाइसोसोम होते हैं ये गाल्जी काय के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ से जस्ट दिया गया है, देखिए गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है कि लाइसोसोम है क्या, तो ये जो है कि लाइसोसोम जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि पाचक एंजाइम किस में होते हैं, तो लाइसोसोम में होते हैं। ठीक है, और ये भी प्रश्न बन सकता है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है, तो ये है लाइसोसोम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि आज का लास्ट प्रश्न। मुंह के पीएच का मान कितना हो जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कितने लोगों के जो है कि दांत सड़ गल के जो है कि गिरने लगते हैं, तो वो किस कारण होता है। आपने जो कभी जो है कि जानने का प्रयास किया तो देखिए फ्रेंड्स 5.5 यानी कि 5.5 से अगर आपके मुख का पीएच मान कम हो रहा है तो फ्रेंड्स आपके जो है कि दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाए, यानी कि आपके दांत सड़ने गलने लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुंह के पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्या हो जाएगा, सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा। देखिए बुक्स में आपके यहाँ से बढ़िया तरीके से दिया गया है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्टाइट, कैल्शियम फास्फेट व क्रिस्टली रूप से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 यानी कि 5.5 से कम हो जाने पे संक्षारित हो जाता है। ठीक है, और देखिए मुख की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लास